हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम पहले पूरा रिकैप कर लेते कि बिल्कुल समराइज कर लेते कि हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा क्या था। अभी बाईबैक का एक ही हमारे पास लेक्चर हुआ है। इसके अलावा जितने भी आप क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारे सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे, 2 दिन 3 दिन जितना भी सेशन लगने वाला है, मेरे हिसाब से आज और एक सेशन इसके बाद और लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट की ज्यादातर इनको थोड़ा सा हम खत्म कर देंगे। फिर रहेगा हमारे पास एग्जाम पेपर जितने भी आपके 3 से 4 अटेम्प्ट न्यू सिलेबस में आए, सारे के सारे पेपर को एक साथ निकालेंगे। सारा कवर करने के बाद फिर एक साथ उठाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि भाई ठीक है, कि जो हमने पढ़ा है, जो सर ने पढ़ाया था, या जो जो टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं, उन टॉपिक पर हमारा डेफिनेटली क्या है, प्रॉपर तरीके से कमांड है, यानी कॉन्फिडेंस। हम उसको एग्जाम में जाकर के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं। चलिए, तो बेसिकली मैंने जब आपके लिए बाईबैक पढ़ा रहा था, तो बाईबैक के अंदर 2 पॉइंट मैंने आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए थे। कि क्या बताया था? कहां से करना है और कितना करना है। बोलो बच्चा, कितना, कहां से करना है और कितना करना है। तो पहला सवाल है, कहां से करना है। कहां से करने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पर एक कहें तो एक टेबल बनाई थी, एक समरी फॉर्म के अंदर, कि भैया देखो आप कहां कहां से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बताया था, देखो छोटा सा समराइज भी किया था मैंने इसको ना। इसको एक सेकंड मुझे दो। और ये रहा, ये रहा आपके हिसाब से, ये रहा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं क्या? नहीं होगा मूवी। मूवी तो हो जाना चाहिए वैसे तो यार। एक सेकंड को होगा, मूव तो होगा बच्चा। नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम वापस से ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ी बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा है। अरे क्या हम कर रहे हैं? आउटलाइन ज्यादा ले लेते हैं। चलिए, तो हमने आपको बताया था कि जिस हम समरी की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि आउट ऑफ फ्री रिजर्व से कर सकते हो, पार्शियल आउट ऑफ फ्री रिजर्व और फ्रेश इशू से कर सकते हो, दूसरा फ्रेश इशू से कर सकते हो। मैं ऐसा कह सकता हूं अपनी बात को, कि हमारे पास दो मुद्दे थे बेसिकली। आप क्या कर सकते हो? आउट ऑफ फ्री रिजर्व आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस में रिजर्व्स पड़े हुए हैं, उनमें से फ्री रिजर्व के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। उन फ्री रिजर्व्स के अंदर जितना बैलेंस पड़ा हुआ है, आप उस बैलेंस में से भी कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये था कि आप कुछ मत करो, जितने के आप शेयर्स क्या कर रहे हो, बाईबैक कर रहे हो, आप उतने के बराबर की इशू कर दो। जैसे मान लो आप 10 लाख की नॉमिनल वैल्यू ले रहे हो, नॉमिनल वैल्यू है, तो आप 10 लाख की नॉमिनल वैल्यू के बराबर के वापस से मार्केट से इशू कर डालो। मेरी बात क्लियर है? मैंने सिंपली क्या कहा कि अब जितना आप बाईबैक कर रहे हो, उतने के बराबर के अमाउंट का आपका अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। चाहे तो आप नए शेयर इशू कर दो, चाहे आप फ्री रिजर्व में से पैसा निकाल करके एक कैपिटल नेचर के रिजर्व में ब्लॉक कर दो कि भैया हमें इनका बाईबैक यहीं से करेंगे। ठीक है ना? आप उसको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, आपको ना पहले रिजर्व एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, जिससे क्रेडिटर का रिस्क फैक्टर में बढ़ोतरी ना हो। मेरी बात क्लियर है? क्योंकि यदि आप इक्विटी को निकालोगे बिजनेस से, तो डेफिनेटली जो रिस्क फैक्टर है, वो आपके क्रेडिटर के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। हमें क्रेडिटर को रिस्क नहीं देना है, क्योंकि क्रेडिटर जो होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं ना बेसिकली, क्योंकि वो रिस्क नहीं चाहिए उन लोगों को। रिस्क जो रिस्क कम रिस्क कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट ही कर दोगे, तो फिर रिस्क किसके पास बच जाएगी? सीधी क्रेडिटर के पास। तो क्रेडिटर क्या करेंगे आपके लिए? कंपनी पास खड़े हो जाएंगे, गवर्नमेंट सरकार, माई गॉड हमें बताइए कि हम क्या करना क्या है। ये ऐसे मालिक सारा पैसा निकाल के ले गए, हम तो इन्हीं के भरोसे आए थे, और ये हमें छोड़ के चले गए। तो फिर हम किसके भरोसे रहेंगे? तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने, यानी कि कंपनी एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस डाल दी गई। बोला ठीक है, आप रेडी, आप बाय बैक करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो चीज ध्यान रखना, हम कहेंगे वहां से करो, यानी कि बाई बैक करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करके जाओ, और दूसरा, हम जितना बोलेंगे उससे मैक्सिमम नहीं कर सकते हो आप। तो दो सवाल आते थे कि कहां से करना है
और कितना करना है। कहां से करना, मतलब आप रिजर्व से निकाल लो चाहे नए शेयर इशू कर लो, जितने का बाईबैक की नॉमिनल वैल्यू का बाईबैक कर रहे हो। ठीक है। दूसरा सवाल ये था कि सर आप कितना कर सकते हो, तो मैंने आपके लिए बेसिकली तीन कंडीशन से बताई थी कि जो तीनों में से कम होगी आप उतनी तक के बराबर के इक्विटी शेयर का आप क्या कर सकते हो, बाईबैक कर सकते हो। पहला बोला था कि नंबर ऑफ शेयर को काउंट चेक कर लो कि भाई टोटल नंबर ऑफ शेयर जो पड़े हैं आपके पास, उनका 25% से ज्यादा आप बाईबैक नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिया भी हुआ है, जैसे मान लिया आज मैं बाईबैक कर रहा हूं, तो आज मेरे पास जो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर हैं वो मान ले 10 लाख है। तो यहां पर आपकी कंपनी एक्ट का सेक्शन जो 60 जो आपका जो सेक्शन 68 है, 68 ही होगा मेरे साथ, हाँ जो 68 है वो ये बोलता है कि आपके पास जितने आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर हैं आज, उनका आप मैक्स टू मैक्स 25% का बायबैक आप इस साल कर सकते हो। इस साल का मतलब हर साल कर सकते हो इतने का। देखिए हर साल सारी कंडीशंस आपको देखनी भी पड़ेंगी, जब जब बायबैक करोगे तब तक आपको 68 की कंप्लायंसेज को दिमाग में रख करके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या बोलता है आपके कंप्लीट का सेक्शन 68 बोलता है कि ठीक है आप बायबैक करो, लेकिन जितने आउटस्टैंडिंग शेयर हैं उनका 25% से ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्स टू मैक्स है। पहली कंडीशन तो ये डाल दी। सेकंड कंडीशन ये डाली कि देखो जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दोनों को टोटल करो और इसका 25% से ज्यादा के अमाउंट की वैल्यू के इक्विटी शेयर का बायबैक नहीं कर सकते हो। पर मैंने इसको नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट भी किया था, कि मैंने नंबर ऑफ शेयर में क्या कन्वर्ट किया था, देखो मैंने बोला देखो आप मैक्सिमम इतना लेके जा सकते हो, ठीक है, लेकिन बाईबैक की जो प्राइस है निकाल दो तो आपका नंबर ऑफ शेयर निकाल करके आ जाएंगे। ठीक है। मैंने आपको नंबर ऑफ शेयर भी निकाल करके यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेशन जो कि आपके इजी हो जाए कंसेप्ट, इसलिए मैंने आपको दिया था। तीसरा बोला कि आप चलो ये है, बोला इससे भी ज्यादा नहीं जा सकते आप लोग। तीसरी कंडीशन ये बोलती कि जब आप बाईबैक करोगे तो बाईबैक के बाद जो इक्विटी और डेप्ट का जो रेशो है, ध्यान रखना इक्विटी और डेप्ट का जो रेशो है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, आपके अकाउंट में उस दिन मान लीजिएगा 2 लाख रुपए की इक्विटी है तो डेप्ट आपके 4 लाख से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, यानी कि इक्विटी का डबल डेप्ट रख सकते हो आप। ठीक है ना, आप क्रेडिटर तब तक कोई टेंशन नहीं वाली बात है, क्योंकि 2:1 इज एक आइडल रेशो माना जाता है फाइनेंशियल, हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस केस के अंदर। तो स्टैंडर्ड क्या आपका सेक्शन 68 क्या बोलता है, पहला आउटस्टैंडिंग का 25% से ज्यादा नहीं जाओगी, दूसरा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% से ज्यादा की वैल्यू का नहीं जाएगा, तीसरा जब आप बाईबैक कर रहे हो तो उस दिन बाईबैक करने के बाद जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का जो रेशो है, जो आपके डेब्ट इक्विटी रेशो है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिवाइज होगी, जो रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उस रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डेब्ट इक्विटी रेशो है वो 2:1 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मेरी बात क्लियर है। तो तीनों चीजों को आपको दिमाग में रखना है, तीनों में से जो सबसे कम लिमिट पे जा रहा होगा उसी का आपको मैक्स टू मैक्स आप इस साल बायबैक कर पाओगे। मैंने से एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पर एलोबरेट भी किया था और एक्सप्लेन भी किया था, जैसे यहाँ 15,000 थे, यहाँ 22,500 थे, यहाँ 20,000 से, तो तीनों में से सबसे कम किसके पास है, तो बोला 15,000, तो 15,000 का बायबैक कर सकते हो आप इन दैट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सिंपल है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर मैं आपको एक पॉइंट और ऐड ऑन कर रहा हूं, क्योंकि मान लीजिएगा आपके पास क्या है कि मैंने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं पढ़ाया है, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन का टॉपिक नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाएंगे तब उसको थोड़ा और डेप्थ में चर्चा करेंगे। अभी इतना समझ लो, आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन भी कर रहा है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडीम भी करेगा वो। ठीक है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं, जैसे बाईबैक की एंट्री करते हो सेम उसी की एंट्री करनी है आपको ना, कोई डिफरेंस होता है तो मैं जाकर के जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन पढ़ाऊंगा तो वहां डिस्कस करूंगा। अभी इतना समझ लो कि यदि आता है तो सेम एंट्री होगी, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दोगे और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर दोगे। क्लियर है। यहां पर सेम सिक्योरिटी प्रीमियम का जो है उसका अरेंजमेंट करोगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इसके अलावा थर्ड वाला पॉइंट है आपके पास क्या है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व है, तो फ्री रिजर्व का वहां मीनिंग अलग है, तो वहां की हम बात अलग करेंगे। बट अपना अभी इतना समझ लो, हमें यही पूरा सेम सिनेरियो पढ़ने वाले हैं। फ्रेश इशू के अंदर भी सेम यही होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं यहाँ पर आकर के। ठीक है। और पेमेंट के अंदर भी आपका सेम वही होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू बैंक। ये ओनली फॉर आपके लिए एक फॉर योर इंफॉर्मेशन है आपके लिए ना ये। तो इसको अभी थोड़ा सा आपको इतना दिमाग में रख के चलना है, लॉजिक और एंट्री और उसका जो क्या कहते हैं, जो आपके क्या बोलते हैं अपन को उसको ना, जो आपके वहां पर कंप्लायंसेज हैं उनकी बात में डेफिनेटली बाद में करूंगा। अभी बस इतना समझ लो कि हम जो बात कर रहे हैं वो उसके अंदर ज्यादा डिफरेंसेज नहीं है।
चलिए, अब हम यहां से चलने के बाद हम एक छोटा सा इसमें पॉइंट और कवर करने वाला हूं कि हम प्रोविजन भी लगाया गया कि भैया प्रोविजन है कि आप इन इन के केस के अंदर आप बाई बैक नहीं कर पाओगे। 6 नंबर का पॉइंट नंबर 6 डाल लो, लिखिए इसके अंदर सेक्शन 70 है, सेक्शन 70 प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन बाईबैक, प्रोविजन ऑन बाईबैक। देखिए इसमें नो कंपनी सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर बाईबैक, बाईबैक इट्स इट्स शेयर्स थ्रू, क्या क्या है, पहला पॉइंट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो नहीं होगा। दूसरा इट्स सब्सिडरी कंपनी, इसकी सब्सिडरी है तो उसका भी नहीं होगा। अब तीसरा है कांट बाई बैक, कांट बाई बैक इफ इट इज, इफ इट इज, इफ सॉरी इट इज मतलब इसको इफ इट हैज, इफ इट हैज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। मेरी बात क्लियर है? आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो उस केस के अंदर आप बायबैक नहीं करोगे, या आप उसकी सब्सिडरी कंपनी हो तो भी बायबैक नहीं करोगी। तीसरा, यदि आपने जो डिपॉजिटर हैं उनका कोई डिपॉजिट का पेमेंट करने में या उस पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको पे करने में यदि आपने डिफॉल्ट किया है तो आप बायबैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपके एक कहें तो एक एमसीक्यू में हो सकता है ये सवाल, बाकी प्रैक्टिकल का इसका लेना देना होगा नहीं। ठीक है ना, पूछ लिया जा सकता है कि एज ए केस स्टडी के रूप में, वैसे ऐसा पूछा नहीं गया है बट फिर भी एमसीक्यू में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। चलिए अब हम सीधे चलेंगे किस सीधे कहां पर आकर के हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से अपन स्टार्ट करेंगे कि छोटा छोटे जो क्या हुआ अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ो ना, छोटे छोटे क्वेश्चन को डील करेंगे, देन उसके बाद फिर हम लार्ज क्वेश्चन पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जो कि आपका 100% एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इस टॉपिक को सीरियसली लेने की तो जरूरत पड़ेगी। चलिए, बाई बैक ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए, चलिए, एक्स कंपनी लिमिटेड बाई बैक इट्स ऑन 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, यानी कि एट पार पर इनको बाई बैक करना चाहती है 2 लाख इक्विटी शेयर को। आगे लिखा हुआ है कि द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड बिसाइड जनरल रिजर्व
नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज मेड फॉर दिस पर्पज, द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, जनरलाइज द ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बहुत सारी बातें थी जो उस टाइम पर क्लियर करी थी। मैंने पहली पॉइंट तो ये बोला था कि आपका आर्टिकल के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए। दूसरा ये भी बोला था कि एसआर उसके रेस्पेक्ट में पास हो जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि दोनों चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं है, तो हम एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ये मानेंगे कि हमें दोनों के दोनों परमिट हैं। मेरी बात क्लियर है। तीसरा, हम ये मान के भी चलेंगे कि यदि क्वेश्चन के अंदर पार्शियल के बारे में, जो पार्शियल पेडअप है, जो पार्टली पेडअप है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मान करके अज्यूम करके चलेंगे कि भैया ये फुल्ली पेडअप शेयर्स होगा, क्योंकि फुल्ली पेडअप शेयर्स का ही बाईबैक पॉसिबल है। ये हमने 67 सेक्शन के अंदर पढ़ा था। ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्लियर बोला गया कि भैया ये फुल्ली पेडअप है, तो आप फुल्ली पेडअप मानोगे। पार्शियल के केस में इंफॉर्मेशन है तभी माना जाएगा, अदरवाइज आप उसको हमेशा क्या मानोगे, फुल्ली पेडअप मानोगे। पहला। दूसरी पॉइंट, आप कभी भी ये हर बार चेक नहीं करोगे कि तीन लिमिट, जो आपने देखा होगा सेक्शन 68 के जो थ्री लिमिट्स दे रखे कि भाई आपका 25% आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, 25% पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का होना चाहिए, 2:1 का आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो होना चाहिए। आपने को हर बार चेक नहीं करोगे। इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में स्पेसिफाइड किया हुआ होगा कि आप बताइए कि मैक्सिमम कितना आप बायबैक कर पाओगे, उस केस में चेक करना। अदरवाइज आप ये मानते हुए चलोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि हाँ, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में यदि चेक करोगे 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है। या तो डायरेक्टली वही पूछेगा आपसे, भैया बता दो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो वही खत्म करेगा, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर 14 मार्क्स देने पड़ेंगे और वो इंस्टीट्यूट अभी कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े मार्क्स एक चैप्टर के लिए वो अलॉट नहीं कर सकता है। चलिए, अब देखिए, यह क्वेश्चन बोला गया कि हमारे पास स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन है इस बात की कि भैया कि हमें जो 2 लाख इक्विटी शेयर करना है और 10 का है तो 10 पर ही करना है। सफिशियंट रिजर्व है जनरल रिजर्व के अंदर, तो आउट ऑफ प्रॉफिट करना है। तो पहला पॉइंट का क्या बेटा बताओ, आउट ऑफ फ्री रिजर्व से करना है। दूसरा पॉइंट ये है हमारे सामने कि ये फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है, तो यहां पर कोई दिक्कत है नहीं है। तो सिंपली आ जाओ भैया फटाफट से, और हम सीधा सीधा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो हम बताओ क्या करेंगे पहले, हम क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले करेंगे वर्किंग। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक, टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक। मेरी वर्किंग शुरू से देखते चलो ना, मैं एक दो क्वेश्चन में फॉलो करूंगा, उसके बाद आपको वर्किंग कंटिन्यूअसली फॉलो करनी है ना। आप ये मत सोचना कि मैंने एक बार कर लिया बार बार नहीं कर, मैं बार बार नहीं करूंगा, टाइम को थोड़ा देखते हुए ना। चलिए, हमें टोटल कितना करना है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय बायबैक प्राइस। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम है नहीं है। सर कैसे नहीं है, बोला 2 लाख इक्विटी शेयर है और 10 का है तो 10 पर ही कर रहे हैं, तो टोटल मिलाकर के हम 20 लाख का कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, एलोकेशन ऑफ टोटल बायबैक अमाउंट बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड लॉस ऑन बायबैक। सर इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, आप एक बार हमें समझाओ ना, इस वाली चीज की जरूरत पड़ क्यों रही है। मैंने बोला कि जब मैंने आपको जनरल एंट्री करा रहा था, जब मैंने आपको जनरल एंट्री आपके सामने डिस्कस की थी, तो उस केस के अंदर आपको याद हो तो मैंने दो चीजें बनाई थी, टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक है मेरे बच्चे 20 लाख का। मैंने बोला था कि इसके दो पार्ट बनाने हैं आपको ना। पहले पार्ट में आपको नॉमिनल लेना है, नॉमिनल वैल्यू, और दूसरे में लेना आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम ही होगा नुकसान आपका।
ऐसा क्यों करना है? ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना मेरे बच्चे, क्योंकि इसके बराबर के या तो आप क्या करोगे, CRR क्रिएट करोगे इसी वैल्यू के इक्वल में, या आप CRR क्रिएट नहीं कर रहे हो तो फिर आप इतने की नॉमिनल वैल्यू के बराबर का क्या करोगे, फ्रेश इशू करोगे। लेकिन इसका तो जो अरेंजमेंट है वो हमेशा हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम में से होगा, और यदि ये भी खत्म हो गया तो फ्री रिजर्व करोगे। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये आपके पास सेकंड प्रायोरिटी है। सर कैसी बात कर रहे हो आप? बोला कि पहले ये करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को आपको अरेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप नॉमिनल वैल्यू का पेमेंट करोगे। सोच के देखो, आपको इंटरेस्ट देने के पैसे आपके पास है नहीं है, सोचो ना, आपके पास इंटरेस्ट देने के पेमेंट, आपके इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास जेब में बैलेंस नहीं है, और आप कह रहे हो नहीं हम तो उसका कैपिटल का भी पेमेंट करेंगे। सोच के देखो ना, आपने किसी पार्टी से लोन लिया, आपको लोन कब देगा, बोलो ना, या लोन लोन चलो दे दिया, 20 लाख का लोन दिया, आप 10% से ब्याज पे करते हो हर साल, 2 लाख रुपए का आपका ब्याज बनता है। अब सोच के देखो, तुम कह रहे हो कि नहीं हम तुम्हारा लोन पेमेंट करना चाहते हैं, क्या मुझे बताओ पहले इंटरेस्ट पे करोगे या पहले लोन का अमाउंट पे करोगे? बोलो ना, लॉजिकली बात कर रहे हैं अपन लोग तो मुझे बताओ क्या करोगे, पहले हमेशा इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट देने के लिए पैसा है नहीं, आप बोलो नहीं इंटरेस्ट नहीं देंगे, पहले डायरेक्ट हम लोन का अमाउंट देंगे, तो आपको लगता है बैंक मान जाएगा? बोलो ना, क्या ये बात लॉजिक लगती है आपको इसके बीच से पीछे अंदर? क्या लॉजिकल बात है ये? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बात में आपको देखना पड़ेगा कि यदि पहले स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, आपके सेक्शन 67 बोलता है कि भैया देखो, पहले आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम का उसका अरेंजमेंट करो, उसका अरेंजमेंट होने के बाद फिर आप आओ उसके नॉमिनल वैल्यू पर। मेरी बात क्लियर है? इसलिए आपको दोनों कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट अप करना पड़ेगा कि भैया इसमें नॉमिनल वैल्यू कितनी है और लॉस ऑन बाईबैक कितना है। लॉस ऑन बाईबैक मतलब प्रीमियम का अमाउंट कितना है, आप दोनों को अलग अलग करो, फिर दोनों के हिसाब से एंट्री डालो, आपकी एंट्री में बड़ी सहूलियत आ जाएगी, आपका एंट्री बड़ी आसान हो जाएगी। मेरे बच्चे, मेरे लाल सुन मेरे बच्चा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप जब भी बायबैक करोगे तो उस टोटल अमाउंट को स्प्लिट अप करोगे दो टॉपिक के, दो दो पार्ट के अंदर। पहला पार्ट क्या होगा, लॉस ऑन बायबैक, और दूसरा होगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक। मेरी बात क्लियर है? नॉमिनल वैल्यू को आपको या तो CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा जहां से आप पेमेंट का अरेंजमेंट कर रहे हो, आउट ऑफ फ्री रिजर्व कर रहे हो या आप फ्रेश इशू कर रहे हो, तो वो दोनों पॉइंट अलग जाने वाले हैं। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, सिक्योरिटी प्रीमियम के अरेंजमेंट की, तो पहले आपको उसको करना पड़ेगा, जब पहले उसको करोगे तब जाकर के चीजें आपके हिसाब से ठीक होने वाली हैं। मेरी बात क्लियर है? बोलो बच्चा, हाँ या ना? क्लियर है? अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको यहां देखना पड़ेगा, अब इस केस के अंदर क्या है, यहां पर अमाउंट है नील और यहां पर है 20 लाख रुपए का। तो अब आपको इसकी सहूलियत समझ में आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, मैं इन्हीं चीजों को यहां पर क्या कर रहा हूं, एंट्री के अंदर इंपोज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में मेरे पास और तो कुछ है नहीं है। ठीक है, यही है बस, क्लियर है, कोई दिक्कत, जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करना, फ्री रिजर्व में से क्वेश्चन क्लियर स्पेसिफाइड करा हुआ है। तो देखो मैं यहां पर एंट्री डाल रहा हूं, मैं सामने इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आपको दिख जाए ना, क्योंकि मैं इसको ध्यान में रखते हुए एंट्री डालूंगा ना, मैं इसको ध्यान रखते हुए एंट्री डालूंगा, इसलिए मैं आपके साथ में लिख चलता हूं ये। चलिए, तो सबसे पहले बताओ क्या करोगे, सबसे पहले पार्टली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप करोगे, ऐसा क्वेश्चन में है नहीं है, पूरा फुल्ली पेड अप है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यू करोगे, तो क्या करोगे बताओ बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है नहीं है, टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना बताओ, टोटल 20 लाख का। नरेशन आप लिख लेना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। दूसरी एंट्री बताओ क्या करोगे, दूसरी एंट्री करोगे, अब आप बायबैक का अरेंजमेंट करोगे, पैसे व्यवस्था करोगे, आपने बोल दिया हम तुम्हें पे कर, पहले बोल दिया हम पे करना चाहते हैं, तो आपने ड्यू कर दी, बोलो हाय ना। जैसे ड्यू करी तो अब क्या करोगे, पैसे के अरेंजमेंट में लगोगे, अब पैसे की व्यवस्था करने लग जाओगे। तो पैसे की व्यवस्था करने के लिए दो प्रायोरिटी दी है मैंने, पहली प्रायोरिटी यहां पर है, प्रीमियम है तो पहले इसको सेट ऑफ करो। ठीक है, फिर उसके बाद नॉमिनल पर आओ, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो मैं इसको स्किप करूंगा, तो डायरेक्ट सेकंड पर आऊंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको थोड़ा हेल्पफुल मिलेगा। तो बताओ मैं क्या करूंगा, सीधा करूंगा क्या बताओ,
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कितने का? पूरी नॉमिनल वैल्यू का। और तीसरा बताओ क्या होगा बेटा? पेमेंट की एंट्री कर डालूंगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का बताओ? 20 लाख का। मैं एंट्री को एक एक को बड़े ध्यान से समझा रहा हूं आपके लिए ना। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो आपके कंफ्यूजन से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे सर ये क्या चल रहा है, हम कभी कितने का क्या कर रहे हैं, कभी कितने का क्या कर रहे हैं। इसलिए चीजों को थोड़ा सा अभी से आराम से समझते हो चलो। क्लियर है बेटा यहाँ तक कहानी? ये ड्यू करने की है, ये पेमेंट करने की है, ये आपके पेमेंट को अरेंज करने की है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑल प्रीमियम नहीं था, इसीलिए हम डायरेक्टली हमने नॉमिनल वैल्यू का ही अरेंजमेंट किया था। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ कि पहले आपकी चीजें समझ में आ जाए ना, फिर आप बाद में तो खुद ही कर लोगे। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार आपके लिए इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सोच लोगे। क्योंकि अभी तो एग्जाम से पहले हमको यही सोचना है। पहली बार में आपको अटेम्प्ट करने की हिम्मत आ गई, तो सेकंड टाइम में उसका आंसर निकालने की हिम्मत ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जब एग्जाम में जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। द बीसीजी कंपनी लिमिटेड रिजॉल्व बाय स्पेशल रेजुलेशन। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मान के भी चलेंगे कि स्पेशल रेजुलेशन पास है और आर्टिकल से भी वो अथोराइज है। बायबैक करना चाहता 2 लाख इक्विटी शेयर का, और 10 का एक है, और ऑन 8 बिच भी पेड। भैया देख लो, ये पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप है। पेड कितना बताओ? 8 रुपीज। और अनपेड कितना बताओ? अनपेड अनकॉल्ड 2 रुपीज। ठीक है ना? जनरल रिजर्व बैलेंस ऑफ a company stood 50 lakh and no fresh issue shares was made, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है भैया देखो बस कर सकते हो आप लोग इसको, लेकिन फिर भी मैं इसको करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें केस थोड़ा सा बिल्कुल न्यू है। चलिए बताओ क्या बोल रहा है। आपसे बोल रहा है भैया देखो, आपके पास क्या है, मैं लिख लूं क्या? वर्किंग, पहले वर्किंग बना लेते हैं ना अपन। तो बताओ अनपेड कैपिटल कितनी है? सर 2 लाख इक्विटी शेयर है, 2 रुपए। बताओ कितना? 4 लाख पहले मांगना पड़ेगा आपको। और बताओ पेड अप कितना है आपके सामने? पेड अप कैपिटल है आपके सामने 2 लाख इक्विटी शेयर पर 8 के हिसाब से, तो हो गया मेरे पास कितना? 16 लाख। तो टोटल जो फुल्ली पेड अप हो गया मेरे पास, जो फुल्ली पेड अप है वो होगी 20 लाख की। तो हमें 20 लाख का रिडीम सॉरी बायबैक करना पड़ेगा। तो लेकिन 16 लाख तो हमारे पास आए हुए हैं, 2 लाख पहले मांगने पड़ेंगे। आ जाओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप बायबैक का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको पहले मांगना पड़ेगा ऑन
कॉल, फाइनल कॉल। यार इस को ऐसा कर लो ना, इसको हटाओ ना यार। ड्यू, पहले लास्ट कॉल मांगनी पड़ेगी आपको। तो बताओ मैं क्या एंट्री करूंगा? इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ना बेटा, 4 लाख मांगूंगा, क्योंकि यही हमारे पास अनकॉल्ड है, फिर मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। आप फाइनल कॉल ही नाम दोगे, क्योंकि लास्ट कॉल ही होगी ये। बाकी कॉल का पता नहीं कितनी इन्होंने कॉल की है। पहली है ओनली फॉर, और ओनली फॉर हमें इस चीज से लेकर के यहां तक लाया है। ओनली फॉर अब ये हुआ है, यानी कि फुल्ली पेड अप का केस बना है हमारे सामने, ठीक है ना। ये जनरल एंट्री थी नॉर्मली, ठीक है। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी डेफिनेटली, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो, आप 11th के बच्चे थोड़ी ना हो। चीजें आपको थोड़ी सी रखनी पड़ेंगी। चलिए, ऑन, ऑन बाई बैक ड्यू, बाई बैक ड्यू। तो बताओ क्या एंट्री डालोगे? सिंपल एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल कर दोगे, प्रीमियम है नहीं है, तो इक्विटी शेयर होल्डर। कितना हो गया बताओ? 20 लाख। अब इसका अरेंजमेंट करोगे, पेमेंट करने से पहले पैसा कहां से लाना है? तो आपको पता है जनरल रिजर्व में पड़ा है, क्वेश्चन बोला गया है, डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर। कितने का? पूरा नॉमिनल वैल्यू है, यहां पर प्रीमियम नहीं है, अलग नहीं करना पड़ा मुझे। और अब इसका पेमेंट कर दूंगा, तो लिख लो ऑन पेमेंट, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो बताओ क्या एंट्री डालोगी? सर इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट कर दूंगा, तो कर दूंगा बैंक। कितने का? पूरा वही अमाउंट 20 लाख का देना है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब केस आपको नॉर्मल जो सिनेरियो समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। अभी एक प्रीमियम का केस और ले लें हम साथ में। प्रीमियम का केस होते ही फिर हमारा टेंशन खत्म। फिर हमारे सामने वही होगा कि कितना कितना क्या क्या करना है, बस बेसिक इसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा क्वेश्चंस का। तो प्रीमियम का एक केस आ जाए क्वेश्चन के अंदर, उसके साथ ही चीजें खत्म हो जाएंगी हमारे सामने। फटाफट से नोट कर लो। आपको एंट्रियां मुश्किल नहीं है यहाँ पर। आपको उनके जो जो प्रोसीजर है, जो आपका जो अमाउंट का जो एलोकेशन है, कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, इसकी जो कंप्लायंस है वही थोड़ी सी आपको हल्का सा टफ लगेगी। टफ तब तक लगेगी जब तक हम एक दो क्वेश्चन नहीं कर लेंगे। बड़े क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा चीजें और देखना मजेदार होने वाली है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए, हाँ ये प्रीमियम का है, ये प्रीमियम का केस है। एट प्रीमियम, ऊपर वाला जो था वो पार्सल पेड अप का था, पार्सल पेड अप का था, ये आपका फुल्ली पेड अप का था ना। चलिए, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द शेयर कैपिटल ऑफ ए बीटा लिमिटेड, बीटा कंपनी लिमिटेड, कंसिस्ट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 25,000 प्रेफरेंस शेयर। यानी कि दो तरीके की कैपिटल है, इक्विटी भी है उनके पास और प्रेफरेंस भी है, ठीक है। हम इक्विटी की बात कर रहे हैं बेसिकली अभी। और लिखा हुआ है कि ये फुल्ली पेड अप भी है, फुल्ली कॉल्ड अप है एंड फुल्ली पेड अप मानेंगे। इट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर जो बैलेंस पड़ा वो 40,000 का है, एंड जनरल रिजर्व जो बैलेंस पड़ा वो 7 लाख का है। कंपनी डिसाइड टू बाई बैक 20,000 इक्विटी शेयर, और ऑफ ऑफ
12 ईच। अब देखो इस केस के अंदर बेसिकली क्या करना होता है, हम जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हर बार आपको जो कितना मैक्सिमम करना है कितना मैक्सिमम नहीं करना वो बार बार चेक नहीं करना आपको, ठीक है। लेकिन आप इस केस में चेक नहीं करना, बट फिर भी एक बार गौर डालोगे कि इनके पास आउटस्टैंडिंग जो कैप आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर है वो कितने हैं हमारे पास 1 लाख के, और रिडीम कितना सॉरी बायबैक कितना कर रहा है 20,000 के, 20% कर रहा है, तो 25% कम है, तो अब देख के चलोगे। बाकी अदरवाइज आपको यहाँ पर इतना ज्यादा करने की गौर करने की जरूरत है नहीं आपको ना। बट जब ऐसे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको कुछ चीजें बताएंगे हाँ, उस तरह के कैसे टैकल करना है। तो चलिए मैं पहले अपने क्वेश्चन को समराइज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, ठीक है। वर्किंग वर्किंग नंबर 1, सबसे पहले बताओ क्या करोगे। सबसे पहले करोगे क्या, नंबर ऑफ बाईबैक शेयर्स 20,000 है, @ 12 ईच है। पॉइंट नंबर 2, टोटल अमाउंट ऑफ बाईबैक, ये बताओ कितना है। सर 20,000 है, 12 में करना है 2,40,000, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, स्प्लिट अप बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड लॉस ऑन बायबैक। तो दो चीज आपको करनी पड़ेगी, बताओ क्या क्या। बताओ नॉमिनल वैल्यू क्या है, 2 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ कितना है, 40,000। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है। क्लियर है, स्प्लिट कर लिया हमने। और क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, कुछ गिवन डेटा है। थर्ड, गिवन डेटा, गिवन डेटा में क्या बताओ, बैलेंस अवेलेबल, बताओ कहाँ कहाँ पर है। सिक्योरिटी प्रीमियम है, मैं चाहूं तो क्वेश्चन वहीं से डील कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले सारे क्वेश्चन आपको यहां से डील करें पर ना, चीजें सिस्टमेटिक तरीके से करें। और जनरल रिजर्व पड़ा है 7 लाख का, ठीक है। क्या क्वेश्चन की समरी समझ में आ गई आपकी में, ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। अब आपको इसको करते करते जब 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से इस पैटर्न पर करोगे ना आपका, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक आएगा। अब आपका हाथ से पेन ऑटोमेटिक चलेगा। हमने देखा होगा एग्जाम के अंदर जब कुछ चीज क्लियर नहीं होती हमारा पेन रुक जाता है। लेकिन जब इस तरह की वर्किंग आपको आती है कि इस वर्किंग का मतलब है आपकी कंसेप्चुअल बहुत अच्छी है, जो कंसेप्ट आपके जो है बहुत प्यारे हैं, इसका मतलब ये है। और जब आपके कंसेप्ट बेहतर हैं तो पेन ऑटोमेटिक चलता है, अब कितने भी रोक लो। कभी कभार ऐसा होता है हम सोच कुछ और रहे होते हैं, पेन ने कुछ और लिख दिया, पेन वही लिखता है जो आपने प्रैक्टिस में डाला है। मेरी बात क्लियर है। इसलिए इसको कोशिश करो कि 2 से 3 टाइम है तो, ठीक है ना। टाइम नहीं है तो 1-2 क्वेश्चन पर रोक दो, लेकिन दिमाग में हर क्वेश्चन करने से पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ो माइंड के अंदर ऑटोमेटिक वर्किंग फ्रेम हो जाना चाहिए, लिखना नहीं है तो। मेरी बात क्लियर है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी वर्किंग एग्जामिनर को कैसे दे रहे हो, वो आपका सबसे बड़ा मार्किंग फैक्टर बनने वाला है। क्योंकि आप कहते हो ना कि मार्क कैसे भी दे देता है टीचर, ऐसा नहीं देता है। उनको लगता है कि आपकी जो वर्किंग बहुत प्यारी है, क्लियर है, कट है, एकदम उसको दिख रही है, एक्सप्लेन उसको करने की जरूरत नहीं है आपको, जो दिख रहा है सब कुछ क्लियर है, तो आपके मार्क्स भी उतनी अच्छी देगा वो, ठीक है। चलिए अब मैं एंट्री की बात करता हूं। अब देखो मैं एंट्री का पैरामीटर यहां ले रहा हूं, आपको बट नीचे लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं एंट्रियां इसके आधार पर डालूंगा बेटा। मैं एंट्री किसके आधार पर डालूंगा, इसके आधार पर डालूंगा, ठीक है ना। चलिए इसके आधार पर डालूंगा। तो यहां आता हूं अकाउंटिंग एंट्रियां, अकाउंटिंग एंट्रियां, क्योंकि आपका मेन काम तो एंट्रीज का ही है इसमें। चलिए बच्चा, पहली एंट्री ऑन, पार्टली पेड अप है नहीं है, फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप ही ना, हाँ फुल्ली पेड अप है, तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ऑन
बाईबैक ड्यू, बाईबैक ड्यू हो गया आपका। तो क्या करो बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो उसको भी डेबिट करोगे, और टू कर दोगे इक्विटी शेयर होल्डर। इसको आपको 40 का पेमेंट देना है, नॉमिनल आपकी 2 लाख रुपए की है, टोटल 2,40,000 का पेमेंट करना है। बोलो क्लियर है? कहा नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है? यहां देखना चाहो देख लो प्लीज आप। मैंने 2,40,000 को ही स्प्लिट अप किया है, इस 2,40,000 को ही स्प्लिट अप किया है, ठीक है ना? चाहो तो यहां से भी ले लो, 2,40,000 टोटल आएगा इनका, 240 का टोटल आएगा। चलिए हो गया। सेकंड, ऑन अरेंजमेंट ऑफ बायबैक अमाउंट, मैं हेडिंग एक ही डाल रहा हूं, बायबैक अमाउंट। बताओ क्या आप अरेंजमेंट कर रहे हो? अरेंजमेंट आपने यही किया था पॉइंट नंबर थर्ड में, तो देखो, फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को अरेंज करने में क्या लगाया है बताओ, फटाफट से बताओ। आप पहले बोला था मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट का जो पहला अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से जाएगा है तो, और मुझे बताओ यहाँ पर कितना है, प्रीमियम ऑन बाईबैक। मेरे बच्चे यहाँ पर ना इसको थोड़ा चेंज कर लेना आप, प्रीमियम ऑन बाईबैक, ठीक है? जो आप यहाँ यूज करो वो आप यहाँ यूज करो, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करोगे, ठीक है? बट वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चीज क्या कॉमन हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, यहाँ भी सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो बताओ बेटा लॉस कितने का है, 40 का। मुझे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, सफिशियंट है, 40 का है। तो आपको यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंट्री खत्म। सर यहाँ गैप क्यों छोड़ा है आपने? गैप छोड़ने के पीछे रीजन था कि यदि बैलेंस कम पड़ता सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल अकाउंट के अंदर, तो पर मैं यूज करता कहां से, फ्री रिजर्व से। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। ये हो गया अरेंजमेंट पहला, अब इस पर आ जाओ। इसके लिए क्या करोगे, आप फ्री रिजर्व से करोगे या फिर आप फ्रेश इशू करोगे फॉर नॉमिनल वैल्यू, फॉर नॉमिनल वैल्यू। बताओ क्या करोगे? आपके पास क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है आपको फ्री रिजर्व से करना है, कुछ नहीं बोला गया है, तो फ्री रिजर्व से ही करना है, ठीक है? तो क्या करो बताओ, आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है, कितना चाहिए अमाउंट आपको, कितना अमाउंट चाहिए मेरे बच्चे, 2 लाख का। कितना चाहिए, 2 लाख का। तो मेरे पास 7 लाख है तो 2 लाख का पड़ा है, उसी आर कितने का, 2 लाख का। अब पेमेंट कर दो, और पेमेंट बाय बैक, क्योंकि अरेंजमेंट हो गया, ड्यू हो गया, अब पेमेंट कर डालो। पेमेंट क्या करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कर दोगे बैंक, कितने का, 2,40,000 का। बोलो हाँ और ना, क्या क्लियरिटी है आपके दिमाग में? कोई दिमाग में सवाल हो पूछ लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल मेरा लॉजिक ये है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड में चार्ज लगा दो बेटा। क्लियर है? फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट बेटा, दिमाग में सवाल नहीं होने चाहिए आपके ना, दिमाग में सवाल नहीं होने चाहिए। क्लास थोड़ी लंबी लेंगे क्योंकि पिछले 2 दिन से क्लास आपकी आई है नहीं इस टॉपिक के ऊपर, तो डेफिनेटली क्योंकि हमें वैसे भी इसको कवर करना है, पर हमें ओएम और भी स्टार्ट करना है ना, ओएम के बारे में भी स्टार्ट करना है। तो जो उसके 8-10 टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले उनको कवर करेंगे, देन उसके बाद फिर हम एग्जाम पेपर उठाएंगे सीधे,
ठीक है, तो वो भी हमें स्टार्ट करना, और कोशिश रहेगी कि यदि ये टाइम से खत्म हो जाते हैं दोनों पेपर, तो फिर हम एफए स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि मेरे 3 पेपर हैं इंटरमीडिएट के, और सीएफआर भी स्टार्ट करना है, वो फाइनल का है, तो वो उसकी एक अलग अलग सिनेरियो रहने वाला है। तो बट अभी आपके इंटरमीडिएट में बेसिकली 3 पेपर हैं, तो मैं एफए का भी प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि एफए में थोड़ा सा पहले ये खत्म होंगे तब एफए भी लूंगा, क्योंकि एफए लंबा है, तो पर डे 2-2 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, डेढ़ कम से कम डेढ़ का लेना पड़ेगा, और रेगुलर बेसिस पे लाना पड़ेगा, तब जाके उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। या बट आपको लगता है कि सर हमें ये टॉपिक कवर कराना है, तो आप एक स्पेसिफिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पर, या व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जब बता दीजिए कि एफए के कोई स्पेसिफिक टॉपिक बता दो, हमें ये कवर कराने हैं, तो फिर हम उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एफए को करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिएगा, क्योंकि पहले 2 पेपर खत्म, क्योंकि सोचिए देखिए, मैं सीएफआर भी है, ओएम भी स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट चल रहा है, 3 पेपर के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। चलिए बच्चों, ये कवर हो गया हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मैं थोड़ा सा इसको नोट कर देता हूँ, या एक सेकंड रुको, मैं इस पूरे को उठा के नीचे डाल देता हूँ ना, जिससे आपको थोड़ी सी ठीक रहेगा ये, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको नीचे लाना, जैसे आपके लिए, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए वहां रखा था, अदरवाइज को मैं नीचे यहाँ पर लाऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर डालो 4 जो भी है आपको, ठीक है, तो था ही, इसको कर लो 4, इसको कर लो 5, आप कंटिन्यू चलाना है इसको। चलिए, और क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? थर्ड था ना क्वेश्चन नंबर, अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए, बोल रहा है कि द पीटीसी कंपनी लिमिटेड हैज ए शेयर कैपिटल ऑफ 15 लाख, कंप्राइजिंग 1 लाख है इक्विटी शेयर, 10 का है 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर, 10 का है, बोथ ऑफ विच फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, पूरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पार्शियल का केस तो इसमें है ही नहीं है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन बोलता है आपसे भैया कि द कंपनी हैज सफिशिएंट जनरल रिजर्व, प्रॉपर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट एनेबल टू द कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटी कनेक्टेड विद बायबैक ऑफ द शेयर, बायबैक से रिलेटेड जितना भी आपको फंड चाहिए वो आपके पास फ्री रिजर्व में अवेलेबल है, क्वेश्चन की डिमांड है। इट डिसाइड टू बाई बैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट 9 पर शेयर के हिसाब से, वो 9 रुपए पे बाई बैक करना चाहते हैं, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, नीचे आगे लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है, तो यहां पर एक प्रॉब्लम है, वैसे ऐसा होता नहीं है कि आपके 10 रुपए का शेयर है, 9 रुपए पे आप उसको बाय बैक कर रहे हो, लेकिन कभी कभार हो भी जाता है। मान लो कंपनी के ऐसी रडार पे चल रही है जो बहुत लॉस में चल रही है, या लगता है कि कंपनी का लॉन्ग फ्यूचर नहीं दिख रहा किसी को भी, तो यहां पर इन्वेस्टर कोशिश करते कि जो मिल जाए वो लेके चलो, और ऐसे केस के अंदर कभी कभार कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि चलो ठीक है अभी सिचुएशन है तो बाकी ऑनरशिप भी ले लो, जैसे मान लो टोटल मिला करके 20,000 इक्विटी शेयर हैं, 20,000 में से मान लो 10 मालिक हैं, इनमें से 2 मालिक बड़े प्लेयर हैं, 5-5 हजार का लोट ले रखा है, तो 10,000 उनके पास है, 10,000 बाकी के 8 लोगों के पास है, उनको लगता है कि यार ऑनरशिप ज्यादा स्प्रेड हो रखी है, अभी ऐसा माहौल चल रहा है कंपनी के अंदर कि हम जो देना चाहेंगे लोग ले लेंगे, उससे क्या होगा कि हम उनके शेयर खरीद के वापस हम खरीद लेंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी ऑनरशिप भी हमारे हाथ में आ जाएगी, तो कंट्रोल जब लेने की कहा बात होती है तो भी ऐसे केस क्रिएट किए जा सकते हैं, कंपनी में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि बाकी शेयर होल्डर को पूछता ही नहीं है, तो बोला कि क्या मतलब है कि हम बेच देते हैं, बोला देखो 10 का है 9 दूंगा मैं, तो बोला भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा निकालो, अरे छोड़ो ना रे यार, तो सिचुएशन कुछ भी क्रिएट हो सकता है, जैसे हम नॉर्मली फैमिली की बात करते हैं, नॉर्मल हम अपन कुछ भी सोच सकते हैं,
बिजनेस के अंदर भी सिमिलर पैटर्न पर कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस केस के अंदर आपको लगता है कि ये डिस्काउंट पर जाना चाहिए, तो उस केस के अंदर बाईबैक डिस्काउंट पर भी पॉसिबल है। बट ऐसे केस कभी देखे नहीं हम लोगों ने, बट होता है कभी कभार जब कंपनी लॉस में चल रही है। आप देखते हो ना बहुत सारे, जैसे कंपनी डूब जाती है, जैसे पेटीएम था, बोले बेच डालो, लॉस पे भी लोग लोग बेचते ही हैं। आपके शेयर मार्केट के अंदर जो मार्केट बिकता है वो भी बिकते बेचते ही हैं, लॉस पे बिकते हैं, तो लॉस पे भी पॉसिबल है। चलिए, इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल है, आपका जो रिजर्व में प्रॉफिट आया है उसको हम डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और कैपिटल रिजर्व से जनरल रिजर्व में लेकर के वापस फाइनल लेके चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए क्या है हमारे पास सामने। तो हमारे सामने कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो सबसे पहले बताओ क्या करोगे। इस क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं ना, इस क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं। सर करना क्या है, चलो यार देख ले, तो है ना, देख ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, बच्चे पता है। पहले बताओ, ऑन बाय बैक ड्यू, बाय बैक ड्यू कर रहे हो, तो मेरे बच्चे बताओ एंट्री क्या होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या करोगे बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर, और टू कर दोगे क्या, डायरेक्टली मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ कैपिटल रिजर्व में, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा हूँ। बताओ कितने का पेमेंट करना मेरे बच्चे, आपको 20% इक्विटी का देना है, तो 1 लाख का या 20,000, तो 20,000 इंटू 10 का था, पेमेंट करोगे 9 रुपए का, तो 20,000 इंटू 9, और यहाँ आएगा 20,000 इंटू 1। क्लियर है। सेकंड क्या करो, अरेंजमेंट करोगे, तो यहां पर तो दिक्कत है ही नहीं आपको, तो बताओ क्या कर दोगे, यहां पर सीधा करोगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो कितने का कर रहे हो बताओ, इतने का अरेंजमेंट करोगे ना आप लोग, इतने का ही अरेंज करना पड़ेगा ना आपको, तो टू क्या कर दो बताओ, CRR कितने का बताओ, 240 18, 18 लाख का, 180 आएगा क्या, हाँ 180 आएगा, 180 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 है इंटू 20,000 का, आप इतने का अरेंज करोगे और पेमेंट कर डालोगे। अब पेमेंट बताओ क्या करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट बैंक, कितने का पेमेंट करोगे बेटा बताओ, 9 रुपए के हिसाब से 1,80,000 का, कोई प्रॉब्लम है तक, बताओ फटाफट से नोट कर लो इसको, तो इसमें कोई दिक्कत है फटाफट से पूछ लो मुझसे ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखो, बोल रहा अल्फा कंपनी लिमिटेड है जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख की, ठीक है, इन 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच का, ये इसका वेरिफिकेशन है, रिजॉल्व टू बाय बैक 50,000 शेयर, कम पेमेंट करना चाहते हैं, 25% दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 पे देना चाहते हैं, फॉर दिस पर्पज इशू करें 20,000 प्रेफरेंस शेयर, इतने के हमने शेयर इशू कर दिए, एट पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, सारा एप्लीकेशन पर आना है, कंपनी हैज टू इट क्रेडिट 2 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा बैलेंस है, और इतना रिजर्व में पड़ा है। मेरी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन थोड़े से हल्के से लेवल का अप होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमने आपको इसका बाइफरकेशन समझना है, तो पहला वर्किंग नंबर हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, वर्किंग में से याद इंपॉर्टेंट, वर्किंग, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक, बताओ टोटल अमाउंट बायबैक का कितना है,
सर देखो, यहां पर क्वेश्चन क्लियर कट बोल रहा है, हम 20,000 का, सॉरी सॉरी सॉरी, 50,000 का बायबैक कर रहे हैं। तो 50,000 है इक्विटी शेयर, मल्टीप्लाई 15 है, तो बताओ बेटा कितना आ रहा है? 50,000 मल्टीप्लाई बाई है हमारे पास 15, तो 7,75,000 का, सॉरी 7,50,000 का पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 2, स्प्लिट अप बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड लॉस ऑन बायबैक। आपको स्प्लिट करना भी है, कितना कितना अमाउंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ प्रीमियम कितना है मेरे बच्चे प्रीमियम कितना है इसमें? सर 5 रुपए, 5 × 50,000, तो 2.5 लाख का प्रीमियम का अमाउंट है। और यहीं से मैं बात करूं, नॉमिनल की बात करूं मैं, तो मेरे पास 10 रुपए हैं, 50,000 शेयर हैं, तो 5 लाख का नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको यहीं पर चीज को समझाता हूं। यानी कि हमें क्या करना है कि इसका जो अरेंजमेंट है, पहले हम बैलेंस देख लें, सिक्योरिटी प्रीमियम से करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं है तो हमें फिर जाना फ्री रिजर्व में, लेकिन टोटल हमें पहले अरेंज करना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए का अमाउंट। बोलो ना। इसके यहां पर दो केस क्रिएट हो सकते हैं। बोलो कितने क्रिएट हो सकते हैं, बताओ बेटा? दो केस। इसके यहां पर दो केस क्रिएट हो सकते हैं, बताओ क्या? पहला है आउट ऑफ फ्री रिजर्व, और दूसरा है बाई फ्रेश इशू। मेरी बात तो समझ रहे हो ना आराम से? मैं चीज को एक एक को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। एंट्री डालने से पहले आपको अरेंजमेंट के जो जो उसका अरेंजमेंट है, पेमेंट का जो अरेंजमेंट है, उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि एंट्री जो वहीं से क्रिएट होंगी, आपकी ड्यू की एंट्री है, प्रीमियम, वो तो क्लियर, दिक्कत नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है नहीं ज्यादा। लेकिन जब अरेंजमेंट करोगे, सीआरआर में कितना ट्रांसफर करोगे, नए शेयर कितने इशू कर रहे हो, तो उसका वाइफरकेशन जो होगा वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। बोलो क्लियर है बेटा? आउट ऑफ फ्री रिजर्व से कितना होगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा, और आपको ये भी देखना पड़ेगा बाई फ्रेश इशू कितने कर रहे हैं। क्लियर है? यहां क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि भैया देखो, हमने 20,000 12% प्रेफरेंस से 10 पर दिया है और 8 पर दिया है, तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड गाइडलाइंस है इसके बारे में। बोलो ना। इसके बारे में क्लियर कट क्वेश्चन बोलता है कि देखो, हमने यहां पर 20, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, हमने प्रेफरेंशियल कैपिटल ली है, और वो भी 12% है। क्या यार ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम करता है? वो भी हमने 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 है, एट द रेट 10 ईच के हिसाब से। तो मुझे बताओ सिंपली फटाफट से, कितने का 10 पे दिया ना? हाँ। तो मुझे बताओ कैपिटल कितने का इशू हो गया हमारे पास? सर 20,000 है, 10 का है 2 लाख रुपए। तो आपको नहीं लगता कि इस 5 लाख जो नॉमिनल कैपिटल का अरेंजमेंट करना था, उसमें से आपने 2 लाख रुपए का ये कर लिया होगा? बोलो ना। अब कितना बचा बताओ? बैलेंस फ्रॉम फ्री रिजर्व से। बोलो हाँ या ना? तो फ्री रिजर्व से आपको कितना करना पड़ेगा? सर फ्री रिजर्व से 5 लाख का, तो 3 लाख का यहां से करना पड़ेगा। क्या ये बाइफरकेशन समझ में आ गया आपकी में? क्या ये बाइफरकेशन समझ में आता है आपकी में? यदि ये बाइफरकेशन समझ में आता है तो चीजें थोड़ी आपकी और आसान हो जाएंगी। बोलो, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो देख लो, यकीन ना हो तो 2.5 लाख का अरेंजमेंट आपने ये कर लिया, और 5 लाख का आपने अरेंजमेंट ये कर लिया,
और मैं टोटल की बात कर लेता हूं यहां से लेके यहां तक का, तो आपने 7,50,000 का अरेंजमेंट कर दिया। क्या ये अरेंजमेंट की कैलकुलेशन समझ में आती है आपकी में? बोलो, अरे बोलो ना भाई। दिक्कत है? नहीं है? दिक्कत है तो बताओ ना फटाफट से मुझे, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, अभी हमारे हाथ में सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को छोटा सा भी डाउट है पूछ लो फटाफट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कर दिया, चलो ये तो मैंने बता दिया कहाँ है। अब यहां पर भी देख लो, अब यहां पर भी देख लो। यहां पर चीजें देखिए कि भैया आपके सिक्योरिटी प्रीमियम 2.5 लाख का अरेंजमेंट करना है, तो मुझे बताओ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बैलेंस पड़ा है? सर जी 2.5 लाख पड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम में, 10 लाख पड़ा रिजर्व में। तो मुझे बताओ मेरे बच्चे मेरे लाल, यहां पर 2.5 लाख पूरा की पूरा इश्यू कर लूंगा, तो मुझे फ्री रिजर्व से लेने की जरूरत है ही नहीं है। बोलो ना, क्लियर है? अब यहां देखो, यहां पर मुझे अरेंज ओनली फॉर 3 लाख करने हैं, तो 3 लाख में क्या यहां से सीधा जनरल रिजर्व से कर लूं, क्योंकि मेरे पास 3 लाख की ही जरूरत है। तो 3 लाख का यहां से अरेंजमेंट कर लो, तो मुझे बताओ यहां का भी नील बैलेंस हो गया। यहां पर आपको अरेंज करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि सीधा आपको बैंक में पैसा आया है। बोलो कि ये क्लियर है या नहीं है? क्या ये अरेंजमेंट समझ में आ गया आपकी में? बोलो ना, अरे बच्चा बताओ ना फटाफट से। दिक्कत क्लियर है? चलो मैं इसको थोड़ा सा अब यहां पर जनरलाइज कर रहा हूं आपके सामने। मैं आपके सामने यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, जनरलाइज कर रहा हूं ना। ठीक है, चलिए मैं जनरलाइज कर रहा हूं। चलिए इसी चीज को दिमाग में रख के चलना है एंट्री करते समय। थोड़ी स्क्रीन में छोटी कर दी है, जिससे मुझे सारा क्वेश्चन दिख जाए। ये मतलब ये वर्किंग दिख जाए बेसिकली ना, मुझे वर्किंग चाहिए। चलिए अब देखो हम क्या कर रहे हैं। पहली एंट्री बताओ, ड्यू करोगे मेरे बच्चे? ड्यू तो करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, और टू करोगे इक्विटी शेयर होल्डर। कितने पेमेंट करना मेरे बच्चे? पूरा कितना करना बताओ ना? 7,50,000 का, ये करना है 7,50,000 का। तो यहां आएगा 7,50,000 क्यों देना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, 5 लाख की कैपिटल है और 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम है। अब बताओ क्या करोगे? बाईबैक का अरेंजमेंट करोगे? बोलो, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम करोगे, फोर अरेंजमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पर भी लिख लो, फॉर बाईबैक अमाउंट ड्यू। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम है, अमाउंट निकल जाएगा इससे तो डेबिट हो जाएगा, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, कितना मेरे बच्चे? 2.5 लाख का, ये भी हो गया। अब बताओ क्या करोगे? फॉर अरेंजमेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू। बताओ मेरे बच्चे क्या करोगे? आपने दो काम किए हैं देखो, एक तो फ्रेश इशू किया है आपने, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आपका ये रहा, ठीक है ना? तो यहां बताओ क्या करोगे? पैसा लोगे बैंक अकाउंट डेबिट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, कितने के मेरे बच्चे? 2 लाख रुपए के। और यहां बताओ क्या करोगे? सेकेंडरी क्या कर दोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कर दोगे सीआरआर, कितने का बताओ बेटा? 3 लाख का। क्लियर है? दोनों एंट्री क्लियर है? चाहो तो यहाँ डिस्क आप नरेशन डाल लो इसमें, क्या बताओ? फॉर फ्रेश इशू, फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर। क्लियर है? मुझे बताओ ना फटाफट से। तो देखो ये हो गया 2.5 लाख का इंतजाम, ये हो गया तीन, 2 लाख का ये हो गया, 3 लाख, टोटल 7.5 लाख का हो गया। आप पेमेंट कर डालो, तो बताओ क्या करोगे? ऑन पेमेंट,
ऑन पेमेंट ऑफ बायबैक, ऑन पेमेंट ऑफ बायबैक क्या है बताओ बेटा, पेमेंट ऑफ बायबैक क्या है? पेमेंट का डालो, क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का? पूरा 7.5 लाख का। यहां तक किसी दिक्कत, फटाफट से अभी नोट कर लो आराम से, है ना, मैं छोटा कर थोड़ा सा, आराम से इसको नोट कर लो आप, एंट्री आप नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो मेरे बच्चे, फटाफट से नोट कर लो आप। आपको आराम से चीजों को समझना है, हमें किस तरीके, ये जो वर्किंग है ना मेरी, ये वाली जो वर्किंग है, ये वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वर्किंग ही आपको बताएगी कि आपकी चीजें कितनी क्लियर हैं। ठीक है, तो वर्किंग बनाने के बाद आप जनरल क्रिएट करना, चीजें बड़ा मजा आ जाएगा आपके। क्या सर हम एग्जाम में ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आपने एग्जाम में ऐसा कर दिया तो समझ लो आपके लिए, कहते हैं ना, मोगेम्बो खुश हुआ, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, और आपको अच्छे नंबर उसी से लेने हैं। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, कितने अच्छा आंसर निकालो, फर्क नहीं पड़ता इस बात का, जब तक सामने वाला मोगेम्बो खुश नहीं होगा। मोगेम्बो कौन है आपका? एग्जामिनर। ठीक है, चेकिंग जो वाला ना, तो एग्जामिनर को आपको क्या करना, खुश करना, कि भैया लो भैया ले, जो चाहे वो ले ले हमसे, तो मरने का ही प्रॉब्लम से है ना, जो मन में प्रॉब्लम है, यदि तन्ने प्रॉब्लम होगी तो समझ लो तन्ने भी प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? तो यानी कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप रहो भैया, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए उनको खुश रखो। देखा होगा ना घर में जो अपन जो होते हैं, देवी देवता होते हैं, घर वाले होते हैं, भूत प्रेत आ जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, तो वही चीज है, घर वालों को खुश रखना पड़ेगा। हर त्योहार पर पहले आपको, पहले अपने बाबाओं को, पितृ जो होते हैं उनको आपको भोग लगाना पड़ता है, देन उसके बाद आप घर का खाना खाते हो। ऐसा होता आप जब फेस्टिवल की बात करते हैं, हम लोग होली दिवाली की बात करते हैं, ठीक है, वो इसीलिए होता है भैया, पितृ खुश रखोगे तुम खुश रह जाओगे, यदि वो नाराज हो तो समझ लो किसी ना किसी घर में तांडव हो रहा होगा, मुंडी हिल रही होंगी ऐसे। देखा होगा भूत प्रेत कैसे होते हैं, फिर बालाजी जा रहे होंगे, कभी कहीं जा रहे होंगे, कोई तांत्रिक के पास जा रहे होंगे, तो वो चीजें फिर दुनिया की प्रॉब्लम, इसीलिए वो चीज ना आए, इसलिए कोशिश रखो कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए एग्जामिनर को खुश करना, और एग्जामिनर को खुश करने का तरीका ये है, हर चीज को क्या कर दो, स्प्लिट अप कर दो भैया, दे दो कि ले भैया ये हमने ऐसे निकाला है, जिससे वो एंट्रियां समझने में दिक्कत ना आए सामने वाले को। अब इसको जब ग्राफ को पढ़ेगा ना, तो उसको कभी भी एंट्रियों में दिक्कत नहीं है, सीधा समझेगा, अच्छा ये प्रीमियम से हो गया, अच्छा ये आउट ऑफ रिजर्व हो गया, अच्छा ये इशू से हो गया, दिक्कत ही नहीं, अच्छा एग्जामिनर होगा तो। और जो कहते हैं ना रटने वाले हैं, तो वो यहां से देख लेगा, उसको तो दिया ना, तो दोनों के दे दी। लेकिन जो अंडरस्टैंडेबल एग्जामिनर है, उसको इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल लगता है। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए मिले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके लिए। अब आपके लिए एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से लेवल को अप करेंगे, तो 1-1.5 घंटे क्लास का सेशन और लेंगे, और इस टॉपिक को हम करेंगे खत्म। ठीक है, फिर हम जब एग्जाम पेपर लेंगे तो डेफिनेटली और डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। और उससे पहले यदि आप सॉल्व कर रहे हो एग्जाम पेपर को, तो मुझे डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप पर नहीं, टेलीग्राम भेजो, ज्यादा बेहतर होगा, वहां से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।